Hello student, today in this 18th PPT we discuss about the role of commercial bank and financial institutions. देखिए यहाँ पर हम अगर कॉमर्शियल बैंक की बात करते हैं तो जो कॉमर्शियल बैंक्स होते हैं वो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं बैंकिंग सिस्टम के। उसके साथ ही साथ इकोनॉमिक्स में अगर बात करी जाए, बैंक जो हैं वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनके प्रिंसिपल ऑपरेशंस हैं एक्यूमुलेट करना टेम्प्ररी आइडल मनी को जनरल पब्लिक के बीच में, उनको एडवांस के तौर पे उनके एक्सपेंडिचर के लिए, यानी वो रोज़मर्रा की ज़रूरतों को अपने पूरा कर पाएँ। और ये फैसिलिटेट कराते हैं एक्सचेंज प्रोसेस को। और कॉमर्शियल बैंक देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना, उसके अलावा जो लोन्स को प्रोवाइड कराना और इन्वेस्टमेंट जो कि अर्निंग का, प्रॉफिट अर्निंग का लोगों का एक नॉर्मली एम होता है, उसको पूरा कराने का काम करते हैं कॉमर्शियल बैंक्स। जब देखिए पहले जब बैंकिंग नहीं थी, उससे पहले की ट्रेडिंग एक अलग तरीके की ट्रेडिंग थी। तब ना तो प्रॉफिट का किसी को बहुत ज़्यादा वो था, ना सेविंग की बात होती थी। आज अगर बात करते हैं तो कॉमर्शियल बैंक्स जो है वो एक प्रॉफिट सीकिंग इंस्टीट्यूशंस भी हैं जिनको बैंकिंग में प्रॉफिट अर्निंग के लिए भी लोग इस्तेमाल किया करते हैं। देखिए आज जो ट्रेड एंड कॉमर्स का जो युग चला, इसमें शॉर्ट टर्म लोन्स के लिए जो रेट चार्ज किया जाता है इंटरेस्ट का, तो बोरोवर जो है वो या फिर आपका लेंडर या बोरोवर के बीच में अलग अलग दो रेट्स के बीच में, तो यहाँ पर एक प्रॉफिट रहता है बैंक का। इसी से बैंक जो है वो चलते हैं। तो जितने भी आपको जो बहुत सारे बैंक दिखते हैं, तो वो एक कॉमर्शियल बैंक, चाहे वो जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, पंजाब नेशनल बैंक है, इलाहाबाद बैंक, कैनरा बैंक, आंध्रा बैंक ऑफ बड़ौदा, अलग अलग ऑपरेशंस और जॉइंट स्टॉक के जरिए ये बैंक जो हैं वो अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ को करते हैं। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कॉमर्शियल बैंकिंग का। देखिए कॉमर्शियल बैंकिंग में अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें कॉमर्शियल बैंक बेसिकली दो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उसके लिए उनका कॉमर्शियल बैंक को बनाया जाता है। एक तो डिपॉजिट करते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं, और उसके अलावा लोन प्रोवाइड कराते हैं। वो सारी संस्थान जहाँ पर लोन्स प्रोवाइड नहीं होता, जैसे अगर आप देखोगे तो पोस्ट ऑफिस बैंक में लोन का कोई कल्चर नहीं है, वहाँ केवल और केवल डिपॉजिट, एफडी, आरडी वगैरह स्कीम्स रहती हैं, तो उन्हें आप बैंकिंग सिस्टम में नहीं जोड़ सकते। दीज आर नॉट द पार्ट ऑफ कॉमर्शियल बैंकिंग। तो कॉमर्शियल बैंक जो हैं वो क्लासीफाइड हैं दो मेन फंक्शनल कैटेगरी के लिए, एक प्राइमरी फंक्शनल कैटेगरी एंड सेकेंडरी फंक्शनल कैटेगरी। तो प्राइमरी फंक्शन कैसे जो कैटेगरी है, इसमें देखिए ये एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट को, जो कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे करेंट एंड डिमांड डिपॉजिट होते हैं, जो एक स्मॉल समय के लिए रखे जाते हैं, जिसमें डिपॉजिटर जब भी उसको ज़रूरत हो तब वो उसको निकाल सकता है। और करंट डिपॉजिट तो एक जो फिक्स जितना मतलब रखा होता है उससे भी ज़्यादा मात्रा में उसको आप निकाल सकते हो। फिक्स डिपॉजिट जो स्पेशल टाइम पीरियड के लिए होते हैं, इसमें जो 84 डेज टू 36 डेज, इस तरीके से स्कीम्स जो हैं हर बैंक की अपनी अलग होती हैं। सेविंग अकाउंट डिपॉजिट्स हैं, तो बेसिकली सेविंग्स के लिए जो छोटी छोटी स्मॉल डिपॉजिट करने वाले लोग हैं, उनको जो इस सप्ताह में या फिर आपके क्या बोलते हैं महीने में 2 या 3 बार बैंकिंग नॉर्मल ट्रेडिंग करते हैं, तो उसके लिए सेविंग अकाउंट एंड डिपॉजिट जो है वो बनाए गए। होम सेफ सेविंग जो तरीके के अकाउंट्स हैं, तो इसमें देखिए कॉमर्शियल बैंक आज एक नए तरीके के होम सेफ सेविंग एक सिस्टम जो है वो लेके आया है। इसमें स्मॉल सेविंग्स को जो कस्टमर्स हैं उनके द्वारा ही मतलब प्राप्त किया जाता है। इसमें देखिए बैंकिंग एजेंट के थ्रू जो है वो बैंकिंग होती है, तो सेविंग अकाउंट डिपॉजिट वहाँ पे, सॉरी, होम सेफ सेविंग अकाउंट टाइप्स ऑफ डिपॉजिट प्रक्रिया होती है। उसके अलावा इंडेफिनिट पीरियड के लिए जैसे आप सेविंग्स करते हो, इसमें जब भी आपको नीड अराइज होती है उस तरीके से आप वो कर सकते हो। तो ये प्राइमरी डिपॉजिट कहलाते हैं। यहाँ क्रेडिट जो है वो ज़्यादा मिलता है, तो इंडेफिनिट पीरियड के लिए जब आप पैसा उसमें रखते हो तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो प्राइमरी तौर पे कॉमर्शियल बैंक जो है वो करती है। वहीं देखिए प्राइमरी फंक्शंस में ही जो दूसरा फंक्शंस है वो है लोन्स और एडवांस को प्रोवाइड कराना।
देखिए एक्सपेंडिचर्स के लिए जो एडवांस लोगों को चाहिए उसके लिए, जैसे चाहे वो कैश क्रेडिट की फॉर्म में हो, एक स्पेसिफाइड सिक्योरिटी को रख के एक सर्टेन लिमिट तक के लोन जो है उस प्रोवाइड कराना, तो कैश क्रेडिट स्कीम्स के तहत आता है। ओवरड्राफ्ट जो कि लिमिट, जितना पैसा आपका पहले से जमा है उससे भी ज़्यादा आप एक्सेस अगर उससे निकालते हो तो उसके लिए ओवरड्राफ्ट लिमिट उसमें बनवानी पड़ती है। लोन एंड एडवांस के लिए डिपॉजिटर अपनी चेक बुक इशू कराता है जो कि बोरोवर के नाम से होती है। जब भी उसको विड्रॉल करना होता है विड्रॉल फैसिलिटी में, तो वो लोन्स एंड एडवांस को रीपेमेंट कर सकता है। तो बाकी जो डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज हैं, तो ये इंडस्ट्री और बिजनेसमैन्स के लिए स्पेशल टाइप्स ऑफ स्कीम होती हैं जो टाइम टू टाइम बैंक अपनी जो है वो चेंजेस करता रहता है, और स्पेशल इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए स्पेशल स्कीम्स जो है वो लॉन्च करता है। कॉमर्शियल बैंक नाम है उनका, तो कॉमर्शियल एक्टिविटी वो करते भी रहते हैं। ठीक है, सेकेंडरी जो फंक्शंस हैं वो जनरल यूटिलिटी फंक्शन उनके जैसे हैं, जैसे इशूलेटर क्रेडिट का और क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट जो अदर हैं उनको करना, फॉरेन करेंसी से डील करना, सेफ कस्टडी करना जो मेटल्स एंड ऑर्नामेंट्स हैं। ठीक है, बहुत सारे आप देखोगे तो वहाँ लॉकर रूम सुविधा रहती है। तो बाकी कंपाइलेशन ऑफ कॉमर्शियल इंफॉर्मेशन इन स्टैटिस्टिक्स, रेमिटेंस है, फाइनेंशियल एडवाइजरी की तरह काम करना कि आपको किस तरफ जाना चाहिए और किस तरफ आपको अकाउंट्स में पैसा लगाना चाहिए, किस तरीके की स्कीम्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो फाइनेंशियल एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र की तरह वो वर्क करता है। बाकी देखिए सेकेंडरी जो फंक्शंस में ही जो एजेंसी के तरीके से जब बात करते हो, तो ये पेमेंट्स का कलेक्शन वाउचर और चेक्स की फॉर्म में करना। जब लोन वगैरह का जब रीपेमेंट आता है तो वहाँ पर वाउचर और चेक की फॉर्म में रीपेमेंट लाना, सेल एंड परचेज सिक्योरिटीज़ की करना, इंश्योरेंस प्रीमियम के पेमेंट करना, और अटॉर्नी की तरह काम करना। देखिए अटॉर्नी जैसे होता है ना पावरफुल पर्सन की तरह वहाँ, और लेटर ऑफ रेफरेंस को इशू करना। तो ये कॉमर्शियल बैंक के सेकेंडरी फंक्शंस आते हैं। देखिए अदर फंक्शन में अगर बात करते हो आप, तो कॉमर्शियल बैंक एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, एजेंसी सर्विसेज में क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम का कलेक्शन है, कस्टमर के बिहाफ पे डिविडेंड इंटरेस्ट रेट है, परचेजिंग और सेलिंग है शेयर्स की, सिक्योरिटीज़ की, या फिर आपका रेंट इंटरेस्ट वगैरह है। तो ये बहुत सारी एजेंसी टाइप्स ऑफ सर्विसेज आजकल बैंक प्रोवाइड कराते हैं। एक ट्रस्टी की तरह काम करते हैं बैंक। और जनरल यूटिलिटी सर्विसेज की अगर हम बात करें, तो इश्यूइंग लेटर जो है क्रेडिट ट्रेवलर के लिए, चेक जारी करना, अंडर राइटर बनना शेयर्स का शेयर मार्केट में, डिवेंचर मार्केट में। उसके अलावा वैल्यूएबल डिपॉजिट लॉकर्स को रखना, सप्लाइंग ट्रेड इंफॉर्मेशन या डेटा, अपने टाइम टू टाइम अपनी डेटा स्टेटिस्टिक्स को लोगों में इंफॉर्मेशन को फ्लो कराना है ना। और बाकी अदर जो वर्क हैं वो यहाँ पर जनरल यूटिलिटी सर्विसेज में देखने को मिलते हैं। स्ट्रक्चरल वे में अगर आप बात करते हो, तो कॉमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इंडिया का बेसिकली टू टाइप्स में क्लासिफाइड है। फर्स्ट है ऑर्गेनाइज सेक्टर, दूसरा है अनऑर्गेनाइज सेक्टर। यहाँ देखिए हम जो कॉमर्शियल बैंक को स्ट्रक्चरल वे में किस तरीके से दो मेन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, तो कॉमर्शियल बैंक बेसिकली दो तरीके से डिवाइड है। एक शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है, दूसरा नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है। शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में एक तो आपका देखो आता है प्राइवेट सेक्टर के बैंक, और दूसरा आता है पब्लिक सेक्टर के बैंक। पब्लिक सेक्टर के बैंक जो हैं उसमें एसबीआई और एसबीआई के अदर देन जो नेशनलाइज बैंक है उनको अलग अलग कर दिया जाता है। और थर्ड शेड्यूल बैंक का टाइप्स है फॉरेन बैंक्स, जो फॉरेन बैंक हमारे यहाँ जो वर्क करते हैं। तो ये शेड्यूल बैंक के तीन पार्ट्स जो आप देख रहे हो, प्राइवेट, पब्लिक एंड फॉरेन। और पब्लिक सेक्टर बैंक को एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरी, आज अब तो सब्सिडरीज को भी उसमें इन्वॉल्व मिक्स कर दिया गया। बाकी अदर नेशनलाइज बैंक जो अलग हैं। बाकी नॉन शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक में क्या अंतर है, देखिए जब आप बात करते हो शेड्यूल बैंक की, तो शेड्यूल बैंक जो है वो बैंक हैं जो 1934 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट के तहत बनाए गए हैं, सेकंड शेड्यूल में जिनको बताया गया है। तो सेकंड शेड्यूल में होने की वजह से इनका नाम जो है वो शेड्यूल बैंक है। और जहाँ पर इनकी विवेचना सेकंड शेड्यूल में नहीं की गई है, वो जो बैंक हैं वो रेफर जो वहाँ डेफिनेशन इसको नहीं बताया गया है, या 5 लाख की जो लिमिट है उससे ऊपर काम करने वाले, और वो डिपॉजिटर और लोन अचीवर की तरह काम करेंगे कि नहीं करेंगे, तो वो नॉन शेड्यूल बैंक में उनको रखा गया है, जो 1934 की डेफिनेशंस जो है सेकंड शेड्यूल की उसमें नहीं आती।
बाकी कॉमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर देखिए, अगर बात करते हैं तो इंडिया में जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। एक तो जो आप बात करते हो पब्लिक सेक्टर बैंक की, तो पब्लिक सेक्टर बैंक देखिए इनकी कंट्रोलिंग गवर्नमेंट के पास रहती है, और मेन ऑब्जेक्टिव भी गवर्नमेंट का ये रहता है कि सर्विस सोसाइटी के लिए बनाई जाए। ये प्रॉफिट मेकर्स नहीं होते, प्रॉफिट मेकर्स नहीं होते मीन्स ये नो प्रॉफिट नो लॉस पे वर्क करते हैं, और या मॉडरेट गेन पे काम करते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, जो केनरा बैंक है या फिर कॉरपोरेशन बैंक है, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो 2 टाइप के हैं, जैसे एक एसबीआई एंड इट्स सब्सिडरी, और बाकी अदर नेशनलाइज्ड बैंक। देखिए बीच में ही 19 बैंक हो गए थे नेशनलाइज, लेकिन एट प्रेजेंट टाइम केवल 12 ही नेशनलाइज बैंक जो है वो अब रह गए हैं, ठीक है। तो 12 नेशनलाइज बैंक रह गए हैं, पहले 19 जो बैंक थे वो हो गए हैं। तो इनमें कुछ बैंक्स को, जैसे इंडियन बैंक के साथ जो आपका इलाहाबाद बैंक, उसके अलावा यूनियन बैंक और आंध्रा बैंक को मर्ज करके, बहुत सारे बैंकों को मर्ज करके 19 से अब इसको 12 कर दिया गया है इनकी संख्या। और इसका जो मुख्य कारण है वो एनपीए को घटाना है, जो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स थे तो उनकी बढ़ती हुई मात्रा को घटाने के लिए इसको किया गया है। देखिए प्राइवेट सेक्टर बैंक जो होते हैं वो एक तरीके से ओन्ड और कंट्रोल्ड होते हैं प्राइवेट बिजनेसमैन के द्वारा, और इनका मेन ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट अर्निंग का है। तो लिबरलाइजेशन के दौरान कुछ एक मात्रा में बैंकिंग सेक्टर से प्रतिबंध हटा दिए गए थे, और यहाँ प्राइवेट के जो हमारे बड़े बिजनेसमैन हैं वो यहाँ एंटर्ड हुए। तो आईसीसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और आपके क्या बोलते हैं आईडीबीआई बैंक जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, यस बैंक भी इसमें आता है। तो ये प्राइवेट सेक्टर बैंक के एग्जाम्पल्स हैं। और फॉरेन बैंक्स जहाँ पर देखिए जो पूरी तरीके से फॉरेन प्रोमोटर से ओन्ड हैं, और उनको उनकी ग्रोथ है या वो है, तो पूरी तरीके से वो फॉरेनर्स पे डिपेंड करती है, और डायरेक्ट वो बैंकिंग में 100% एफडीआई के साथ आते हैं। तो 1991 में उसके लिए लिबरल हुआ था ये। तो लिबरलाइजेशन में जैसे बैंक ऑफ अमेरिका, अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक एंड स्टैंडर्ड चार्टर बैंक जैसे कुछ बैंकों को इंडिया की मार्केट में एंट्री मिली। तो ये कॉमर्शियल बैंक का स्ट्रक्चर इंडिया में रहा। देखिए इसी के साथ अगर हम बात करते हैं रोल की, तो जो हमारे यहाँ बैंक हैं उनके कुछ एक रोल हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। एक तो देखो मोबिलाइज करते हैं ये सेविंग को कैपिटल फॉर्मेशन में। लोग तो देखिए अपना पैसा वैसे का वैसे ही रख देंगे, तो बैंकिंग सेक्टर से पैसा जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन की ओर अलग अलग बिजनेस में उसको इन्वॉल्व किया जाता है। बाकी फाइनेंसिंग इंडस्ट्री की ओर इसको सुधार करना, कैपिटल मार्केट के डेवलपमेंट में, फाइनेंस ट्रेड फाइनेंसिंग में, ठीक है, एग्रीकल्चर की फाइनेंसिंग में। क्योंकि देखिए मनी जो हमारी है, मनी से ही मनी मैग्नेट की तरह काम करती है, मनी से ही मनी खींचती है। तो हायर परचेज इनकम हो, चाहे रीजनल डिस्पैरिटी को गिराना हो, क्रेडिट के क्रिएशन हो, तो इस सब के लिए बैंकिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और बैंकिंग सेक्टर्स का जो सुधार है, लगातार सुधार, और अब तो बैंकिंग सेक्टर्स में भी देखिए एक इस तरीके का सुधार किया गया है कि उसमें ज़ीरो बैलेंस अकाउंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा खोली गई है, और अब गवर्नमेंट की भी स्कीम्स को, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स को भी इससे जोड़ दिया गया है। तो बैंकों का एक बड़ा रोल आया है। बैंकिंग सिस्टम्स को एक मेन स्ट्रीम में जोड़ा गया है, जिससे कि बैंक से क्रेडिट क्रिएशन से साथ साथ डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम भी प्रॉपर रहे, और जो कहीं ना कहीं आपके जो टैक्स कलेक्शन है उसमें भी आपको मदद पहुंचाए। तो इससे एक पूरा डेटाबेस गवर्नमेंट पे तैयार हो जाता है, तो और बाकी वो फ्यूचर में जो स्कीम्स लॉन्चिंग है उसमें उसको मदद मिल सकती है। तो यहाँ पर ये बैंक एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। देखिए इंडिया को इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए अगर हम बात करते हैं, तो अगर आपको रैपिड और बैलेंस इंडस्ट्रियल ग्रोथ चाहिए, तो उसके लिए आपको ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस ओवरऑल डेवलपमेंट को प्राप्त करने के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस इंडिया में वर्क कर रहे हैं। ये सारे इंस्टीट्यूशंस जो हैं अपने अपने स्तर पर अलग अलग तरीके का काम जो है उस पर फोकस करते हैं। इनमें कुछ इंस्टीट्यूशन जैसे IFCI है, जो फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन हैं, SFCs हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया IDBI है, रिकंस्ट्रक्शन है, इंडस्ट्रियल बैंक ऑफ इंडिया IRBA है, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI है,
एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक एग्जिम बैंक्स हैं, या फिर आपके स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक सिडबी हैं। तो ये सारे बैंक्स और सारे अलग अलग टाइप्स के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम कर रहे हैं इंडिया की ग्रोथ को लेकर के। देखिए इस क्रम में अगर हम पहले इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो पहला इंस्टीट्यूशन है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको 1948 के स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाया गया था। और इसमें शेड्यूल बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, कॉरपोरेटिव बैंक्स और जनरल पब्लिक शेयर होल्डर से संबंधित कार्य प्रावधानों को किया गया था, जिसके फंक्शंस को हम अगली नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे। देखिए फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो ये लोन और एडवांस इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को प्रोवाइड कराता है, साथ ही साथ सब्सक्राइब करता है डिवेंचर फ्लोटिंग को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, गारंटी देता है लोन रेज करने की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग में, और साथ ही साथ जो है लोन जो फॉरेन करेंसी में स्पेशल इंडस्ट्रीज़ को है वो प्रोवाइड कराता है IFCI। देखिए स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन जो सेकंड हमारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इसे स्मॉल स्केल और मीडियम साइज़ की इंडस्ट्रीज़ के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेशल एक्ट के तहत 1951 में पास किया था। 50 लाख से 5 करोड़ तक के जो बिजनेस आते थे वो इसके क्रम में आते थे, और उसमें मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट 50 लाख से 5 करोड़ के बीच में रखी गई। SFC के शेयर गारंटेड करते थे स्टेट गवर्नमेंट को रिजर्वर बैंक के तौर पे कि हम इसको वॉच आउट करे हुए हैं वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। देखिए SFCS बैंक का जो मुख्य उद्देश्य था, जो फंक्शंस थे, वो ये था कि वो लोन जो राइज्ड हो रहे थे इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ओपन मार्केट में, उसकी गारंटेड प्रोवाइड कराना, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक या फिर स्टेट कॉरपोरेटिव बैंक से छोटे उद्योग लेते थे उनमें एज अ गारंटर की तरह काम करना, और लोन्स और एडवांसेस जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए कराना, और सब्सक्राइब करना डिवेंचर्स को इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। तो ये बेसिकली जो है इनके रोल्स थे, और इनका कंट्रीब्यूशन भी देखिए क्या रहा। लगभग 2001-2 तक अगर आप बात करते हो तो इन्होंने 2000 करोड़ से ज़्यादा के लोन सैंक्शन कराए, और लगभग 1760 करोड़ से आसपास 2001-2 के दौरान इसमें लोन पास भी दिखे। तो SFC ने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत ज़्यादा ग्रोथ देने में मतलब मदद पहुंचाई। देखिए उसके बाद जो आता है वो थर्ड पे इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ICICI। तो इसका जो फॉर्मेशन था, ये इंडिया में एक मिशन था जो वर्ल्ड बैंक की तरफ से स्पॉन्सर था, और इसको 1995 में इंडियन कंपनीज एक्ट के थ्रू यहाँ लॉन्च किया गया। और ICICI का जो मेन उद्देश्य था वो मीडियम इंडस्ट्री को जो प्राइवेट सेक्टर्स की हैं उसको सब्सक्राइब करके इंश्योरेंस कंपनियां हों या फिर वो आपकी कॉमन मैन बैंक्स हों या इंडियन बैंक्स हों, इंश्योरेंस कंपनियों के साथ US कॉरपोरेशन या नेशनल्स हों, इनको अपग्रेड करना। तो ये यहाँ पे ICICI का मुख्यतः वर्क इसमें देखने को मिला। देखिए फंक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आया ही एक तरीके से मीडियम स्केल बिजनेस के एक्सपेंशन एक्टिविटीज़ और मॉडर्नाइजेशन के लिए था। तो इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेज जो प्राइवेट सेक्टर के हैं उनको हेल्दी इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराने और बिजनेस में एक्सपेंड करने, साथ ही साथ पार्टिसिपेशन प्राइवेट कैपिटल का बढ़े उसको इनकरेज करने, और प्राइवेट ओनरशिप को प्रमोट करने, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म लोन प्रोवाइड कराने इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर को, और इक्विटी कैपिटल डिवेंचर को बढ़ाने के लिए, और लोन गारंटी एज अ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जो प्राइवेट सोर्स। और 2001-2 के दौरान अगर आप देखते हो तो 36,230 करोड़ के जो है वो जो लोन वगैरह का सेटलमेंट ये करा चुका था, और अप्रॉक्सीमेट 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का जो लोन का है वो एट प्रेजेंट टाइम 2020 तक ये कर चुका है। तो ICICI जो है डायरेक्टिव डेवलपमेंट इंडस्ट्री और न्यू एंटरप्रेन्योर को आगे बढ़ाने और क्रेडिट रेटिंग बढ़ाने, और इंडिया में एक तरीके से टेक्सटाइल, शुगर, सीमेंट, ग्लास और नए नए फार्मास्यूटिकल टाइप्स ऑफ कंपनीज के ग्रोथ में इसका एक इम्पॉर्टेंट रोल है। 2001-2 से ही ये सजग रूप से इंडिया में इसने डेवलपमेंट के लिए काम किया है। थैंक यू स्टूडेंट्स। कुछ एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम नेक्स्ट PPT में भी समझेंगे।